आऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट एपिसोड में हमारी बात हुई थी दुनिया और आखिरत के बैलेंस के ऊपर, और मैंने आपसे ये कहा था कि दुनिया और आखिरत का कोई बैलेंस नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। आज के एपिसोड में हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि अरबिक लैंग्वेज में ये जो दुनिया का वर्ड है इन क्लासिकल अरबिक, ये निकला कहाँ से है, इसका ओरिजिन क्या है, और क्यों मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि एक आला का मुकाबला एक अदना से नहीं किया जा सकता। इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश के कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश ग्रामर में आपने एक टर्म पढ़ी होगी, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? हमारे पास बेसिकली डिग्रीज होती हैं। एक होती है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री और एक होती है हमारे पास कंपैरेटिव, एंड देन उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है? सुपरलेटिव। अब इन डिग्रीज के अंदर क्या होता है कि अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं और एग्जांपल में मैं लिख रही हूं गुड, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? बेटर एंड बेस्ट। ऐसा ही है। अब आपने यहाँ पर ये गौर करना है कि हमारे पास एक कंपैरेटिव डिग्री है, ये कब इस्तेमाल की जाती है? जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो कब इस्तेमाल की जाती है? जब हमने किसी चीज़ का हाई रैंक बताना होता है कि इसके मुकाबले में किसी चीज़ का, इस चीज़ के मुकाबले में कुछ है नहीं है। सेम इज द केस इन अरबिक लैंग्वेज भी हमारे पास कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की डिग्रीज मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर हम वर्ड लेते हैं, हमारे पास एक वर्ड आएगा, वो है अदना। ठीक है, अदना। अब ये जो फॉर्म है ना आपके पास, ये है कंपैरेटिव की फॉर्म। और अरबिक लैंग्वेज में आपके पास ना जेंडर्स मौजूद होते हैं वर्ड्स के, बाकी लैंग्वेजेस के भी अंदर होते हैं, बट इन अरबिक लैंग्वेज जब कभी आप ग्रामर पढ़ें तो आपने देखा होगा कि मैस्कुलिन फॉर्म एंड फेमिनिन फॉर्म, तो वो जेंडर बायोलॉजिकल जेंडर नहीं होता, वो एक लिंग्विस्टिक जेंडर होता है जिसकी बेसिस पर किसी भी वर्ड को मैस्कुलिन कैटेगरी के अंदर रखा जाता है या फिर फेमिनिन कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। अब जब हम कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं ना, तो कंपैरेटिव के स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हमारे पास आते हैं मैस्कुलिन, यहाँ पर मैं साइंटिफिक साइंस से यूज करूंगी, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ये दोनों इक्वल होते हैं। लाइक के मैस्कुलिन फॉर्म में भी आपके पास वर्ड होगा अदना और फेमिनिन फॉर्म में भी आपके पास वर्ड होगा अदना। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सुपरलेटिव के अंदर चेंज कर देंगे। सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा? हमें जस्ट ये करना है कि हम इसके स्टार्ट में अलिफ लाम लगा देंगे, जस्ट हम इसको अल अदना कर देंगे। समझ में आ रही है आपको बात? जब ये अल अदना हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? द लोवेस्ट। ये द लोवेस्ट बन गया। यहां पर इसका मीनिंग क्या आएगा? लोअर। यहां पर अब इसका मीनिंग है द लोवेस्ट, ये सुपरलेटिव फॉर्म है। अब ये जो फॉर्म है ना आपके पास, ये है आपका मैस्कुलिन स्ट्रक्चर। सुपरलेटिव के अंदर आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन डिफरेंट होते हैं। जो आपका होता है कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर, जैसे कि ये लोअर का स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है, इसमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन क्या जाएगा? सेम जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे स्ट्रक्चर वाइज। अब हम बात करते हैं इसके फेमिनिन स्ट्रक्चर के ऊपर। इसका फेमिनिन स्ट्रक्चर बनता है अद-दुनिया, और ये है आपका फेमिनिन, इसका भी मीनिंग बनेगा द लोवेस्ट। अब आपने देखना क्या है कि ये जो दुनिया का वर्ड है वो हमारा आया कहाँ से? हमारे पास एक वर्ड है अदना, द लोअर। जो लोअर फॉर्म है ना, किसी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाए तो कंपैरिजन के अंदर वो चीज़ हमारे पास लो डिग्री के अंदर आ रही है, जो कि है अदना। अब हम जब बात करते हैं दुनिया की, तो अल्लाह ताला ने इस ज़िंदगी के लिए, इस अर्थ के लिए हमारा जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, इस दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी, तो दुनिया इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो दुनिया का वर्ड है ये निकला ही सुपरलेटिव डिग्री से, जिसका मतलब है द लोवेस्ट। लोवेस्ट वो है जिसका उसके साथ ना कोई मुकाबला नहीं है। आप इस लोवेस्ट चीज़ को किसी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया की जो लाइफ है वो लोवेस्ट लाइफ है, इसका आखिरत के साथ कोई कंपैरिजन किसी सूरत में हो ही नहीं सकता है। आप किसी अदना से अदना से अदना चीज़ को, जैसे अगर आप किसी छोटे से कीड़े की एग्जांपल ले लें और आप किसी इंसान की एग्जांपल ले लें, तो आप उस कीड़े को एक इंसान के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इंसान अशरफुल मखलूकात है और एक छोटे से कीड़े का उसके साथ मुकाबला नहीं हो सकता। तो ये जो टर्म हमें सुनने को मिलती है कि बैलेंस बिटवीन दुनिया एंड आखिरा, इसका अगर सही तरीके से सोचा जाए तो दुनिया और आखिरत आपकी कभी भी बैलेंस नहीं हो सकती। जब किसी चीज़ को मुकाबला ही नहीं किया जा सकता दोनों के दरमियान कोई, तो बैलेंस कैसे होगा? तो अब हमें क्या सीखना है कि हमने जस्ट बैलेंस क्रिएट करना है अपनी दुनिया की डोमेन्स के अंदर, और अपनी प्रायोरिटी हमने आखिरा को रखना है, अपनी नेक्स्ट लाइफ को रखना है, जो हाईएस्ट लाइफ है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है इस लोवेस्ट लाइफ के साथ। अब हमने ये देखा था कि हमारे पास कुछ लाइफ की डोमेन्स बनती हैं। उन डोमेन्स का मतलब क्या है कि हम कैसे अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। बैलेंस मेंटेन करने के लिए ना जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो जिससे मेरी ज़िंदगी में बैलेंस आया, वो सूरह तकासुर से आया। कैसे? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ये जो पहली आयत है ना, अल्हाकुमुत तकासुर, इसका मतलब पता क्या है कि अभी मैं आपको बहुत जनरल सा इसका मीनिंग समझा रही हूँ, क्लासिकल अरबिक के अकॉर्डिंग वर्ड बाय वर्ड नहीं समझा रही हूँ। इसका जनरल मीनिंग ये है कि आप किसी अनइम्पॉर्टेंट की किसी ऐसी चीज़ की चीज़ के अंदर आप अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि आपकी लाइफ की जो प्रायोरिटी है या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनसे आप गफलत बरतना शुरू कर देते हैं, और आप उस अनइम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ इतने इंक्लाइंड हो जाते हैं कि आप उसको प्रायोरिटी देने लग जाते हैं और आप उसको हाई अमाउंट में चाहते हैं। आप उसके अंदर ना ज्यादती चाह रहे होते हैं। इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी आपको कि खाना आपके लिए हलाल है, आप रोटी खा सकते हैं।
अब आपकी प्रायोरिटी ही रोटी खाना हो और आप ऑल द टाइम अगर रोटी खाते रहें, तो क्या वो खाना आपके लिए नुकसानदेह होगा या फ़ायदेमंद होगा? ऑब्वियसली नुकसानदेह होगा। आप कुछ ही दिनों के अंदर, बल्कि 1 वीक के अंदर आपने अच्छा बड़ा वेट जो है वो गेन कर लिया हुआ होगा, और वो आपको सरासर नुकसान देगा, क्योंकि खाना इसलिए खाना चाहिए ताकि हमारी कमर मजबूत हो सके और हम अपने डे टू डे लाइफ़ के टास्क को बेटर वे में परफ़ॉर्म कर सकें। हम इसलिए ज़िंदा नहीं है ताकि हम खा सकें। हमने खाना इसलिए ताकि हम अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी में वो एफ़र्ट पुट करें, जिससे हमारी आखिरत की लाइफ़ बनेगी। तो हमारी इस दुनिया के अंदर हमें क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए हर एक चीज़ में। बैलेंस का क्या मतलब है कि ये लाइन है ना, तो ये ऐसे होनी चाहिए। हमारी लाइफ़ की जो डोमेन्स हैं उनमें, दुनिया और आखिरत की लाइन नहीं मैं ये बता रही। अब ये क्या है? जैसे कि यहाँ पर कह लें आपके रिलेशंस हैं। ये रिलेशंस हो गए और यहाँ पर आपकी हो गई जॉब, ठीक है? और अब क्या है, कुछ लोग होते हैं जो इसको ऐसे कर देते हैं कि रिलेशंस डाउन जा रहे होते हैं और उनकी पूरी प्रायोरिटी जॉब बन चुकी हुई होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ के अंदर कोई पर्पस नहीं होता, कोई उनकी लाइफ की डायरेक्शन नहीं होती, यानी उनके पास कोई काम नहीं होता करने के लिए, और उनकी ये चीज़ ऐसे जारी होती है। सॉरी, ये वाली जो चीज़ है ना, आपके रिलेशंस ये हाई जा रहे होते हैं, यानी उनके पास बस यही होता है कि ये जो बंदे हैं ना, ये हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, हमने इनके साथ टाइम स्पेंड करना है, हमने एंजॉय करना है लाइफ को। और जब कोई इनको टाइम नहीं दे रहा होता या फिर इनको वो चीज़ नहीं मिल रही होती, तो ये टॉर्चर में जा रहे होते हैं। जब अगर जो स्पाउसेस भी है ना, एक लिमिट तक उन्हें एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, एक हाई वैल्यू रिलेशनशिप मेंटेन करना है, बट अगर उनकी पूरी तवज्जो एक दूसरे के ऊपर ही शिफ्ट हो चुकी है और उनकी लाइफ का पर्पस, उनकी लाइफ का विजन, उनकी लाइफ का मकसद पीछे हो गया है, तो फिर क्या होगा कि उनकी लाइफ की डोमेन अनबैलेंस हो गई है। अगर आप अपनी जॉब की तरफ ही तवज्जो देते जा रहे हैं, और यहाँ पर रिलेशनशिप्स की जगह हम यूँ कह लेते हैं डाइट, ठीक है, यहाँ पर अब डाइट आ गया। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, उनकी डाइट बहुत डाउन जा रही होती है और उनका जस्ट फोकस एक मशीन की तरह काम करने के ऊपर होता है, ऐसा भी है। अब उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ काम के ऊपर तवज्जो देते हैं, जो कुछ उन्हें मिल रहा होता है वो खा लेते हैं, बट उसके साथ एक और गलती वो क्या करते हैं कि उनकी जो फिजिकल हेल्थ है ना, वो डाउन हो जाती है, उसके ऊपर उनकी कोई तवज्जो नहीं होती। यानी मेरे कहने का मकसद क्या है कि आप एक डोमेन को बहुत हाई लेके जा रहे होगे और दूसरी डोमेन बहुत डाउन जा रही होगी। मेरी ज़िंदगी में बैलेंस उस वक्त आया जब मैंने सूरत तकासुर को सही तरीके से समझ कर पढ़ा। ये वो चीज़ है जब आप चीज़ों को ना अनबैलेंस कर देते हो और आप किसी एक चीज़ की ज़्यादती में पड़ जाते हो, और फिर आपकी आँख वहाँ जाके खुलेगी जब आप कब्र में जाओगे। तो आपको कब्र में जाने से पहले अपनी आँख को खोलना है। पहले अपनी आँख को खोलना है और वो चीज़ जो आपकी हाई जा रही है ना, उसको डाउन लेकर आना है, उसको बैलेंस करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीकाकार क्या होता है कि जैसे आप जॉब कर रहे हैं और आपकी पूरी की पूरी जो अटेंशन है वो जॉब के ऊपर डाइवर्टेड है। आपकी वहाँ पर साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। इसका हल क्या होगा? इसका हल ये होगा, देखें, जब आपने अपनी जॉब के ऊपर या अपनी डिग्री के ऊपर या किसी भी काम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे दी और एक मशीन बना दिया खुद को, उसका नुकसान क्या होगा? उसका फ़ायदा नहीं है आपको। टेम्परेरीली आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं आगे काम में जा रहा हूँ, मैं कामयाब हो रहा हूँ या मुझे काफ़ी अचीवमेंट्स मिल रही हैं, बट इन अ लॉन्ग टर्म आपने रिजल्ट देखना है। रिजल्ट हमेशा ना लॉन्ग टर्म देखा करें, शॉर्ट टर्म नहीं देखना आपने। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे, जब आप डेथ बेड पर होते हैं ना, जब आप ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में होते हैं, आपको आपके रिलेशंस चाहिए होते हैं, आपको आपका बैंक बैलेंस नहीं चाहिए होता। वो रिलेशंस अगर आपके डेथ बेड के साथ खड़े हैं ना, तो आपके लिए वो पूरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी कमाई। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बात कही थी कि स्टॉप फॉर अ मोमेंट, स्मेल द रोज़ेज़ एंड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। अपने लिए कुछ वक्त निकालना, कुछ मी टाइम स्पेंड करना, कुछ फैमिली टाइम स्पेंड करना। इससे आपके ना इमोशंस बिल्ड होते हैं, आपके इमोशंस कंसोल हो रहे होते हैं, आप इमोशनली फ्रेश फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन आपको फ्रेश फील करवाता है, आप एक एनर्जेटिक फेज के अंदर आ जाते हो। अब मुझे बताएं कि एक हालत है आपकी जहाँ पर आप टोटली ड्रेन कैफियत है आपकी, और तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी या फिर हाई जाएगी? डाउन जाएगी ऑब्वियसली। और एक जगह है जहाँ पर आपके रिलेशंस आपको मुकम्मल कर रहे हैं, आपको अंदर से खुशी से और मोहब्बत से भर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी अप चली जाएगी। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट आपको नजर आएगा कि मैंने फैमिली टाइम नहीं दिया पूरा मंथ, मैंने अपने रिलेशंस के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, मैंने अपनी खुशी के लिए टाइम स्पेंड नहीं किया और मुझे कुछ बेनिफिट मिला, बट लॉन्ग टर्म में आप वो खो देंगे जो आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ होगी। उसके बाद अब बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की। जो लोग सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं और अपनी फिजिकल हेल्थ को छोड़ देते हैं, उनका क्या नतीजा निकलता है? अल्लाह ताला को कवि मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा पसंद है। एक टाइम मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा गुजरा था जब मुझे ये नहीं पता था कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी इतनी इंपॉर्टेंस रखती है जितना कि हम अपनी बाकी ज़िंदगी की डोमेन्स को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। तो जब हमारे आलमिया की जर्नी में हमारे शेख ने हमें ये बात भी समझाई कि अल्लाह ताला को कवि मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा पसंद है। इसके पीछे मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो लोग, वो मोमिन, वो मुसलमान जो फिजिकली अपने आप को फिट रखते हैं ना, वो साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली स्टेबल सिचुएशन के अंदर होते हैं। उनकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते हैं ना, वो उनको एक एक जो अच्छा स्टेमिना होता है ना, उसके साथ सर्वाइव कर जाते हैं। सर्वाइव भी नहीं, बल्कि उनको बहुत कुछ लर्न करने को मिल जाता है और उनकी लाइफ आगे ग्रो करती है, वो ग्लो करते हैं। बट हमारे यहाँ पर मोस्टली एक छोटी सिचुएशन भी, क्योंकि चैलेंजेस लाइफ के अंदर आएंगे, किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोई चैलेंज ना हो, क्योंकि अगर चैलेंज नहीं है ना आपकी लाइफ में, तो उसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई स्पार्क नहीं है। तो जब स्पार्क नहीं होगा तो उस लाइफ का कोई मजा नहीं होगा। जिंदगी का हुस्न उसके चैलेंजेस हैं। तो जब आपकी जिंदगी में चैलेंज है, इसका मतलब है कि आपने खुद को इतना फिट रखना है कि जब आपकी जिंदगी में कोई चैलेंज है, आप उसको संभाल सकें, आप उससे सीख सकें, आप उससे लर्न करके एक्सपीरियंस लेकर आगे बढ़ सकें और आप उस सिचुएशन में रिस्पॉन्सिव हों, ना कि रिएक्टिव। तो जो लोग
अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं, अपना मी टाइम स्पेंड करते हैं। मी टाइम में क्या होता है कि आप कुछ देर मेडिटेट करो, कुछ देर अपने दिमाग को सुकून दो, कुछ देर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ ना कुछ बुक रीडिंग करो। ये आपकी डेली की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इनमें इतना भी टाइम नहीं लगता, 5 मिनट्स आप एक एक एक्टिविटी को दे सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ बैलेंस हो सकती है। तो ये है वो बैलेंस जिससे हम अपनी लाइफ की डोमेन्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आप अपने फिजिकल डोमेन को और अपनी जो स्पिरिचुअल डोमेन है, स्पिरिचुअल डोमेन में अब क्या होता है, आपका रब के साथ ताल्लुक आता है, जो हमने सूरत नास के अंदर पढ़ा है। सूरत नास के अंदर हमने पढ़ा है कि जब आपका ये बिलीफ बन गया कि आपकी हर ज़रूरत का कफ़ील सिर्फ आपका रब है, जो ज़ाहिरी तौर पर आपको असबाब नज़र आ रहे हैं वो उस रब के ही पैदा करता है। तो जब आपका तवक्कुल उस रब पर आ जाएगा तो फिर आप सबब की कैद से भी निकल जाओगे। सबब के अंदर तासीर मुसब्बिबुल असबाब के इज़न से आती है। अगर मुसब्बिबुल असबाब का इज़न है तो आपके पास सबब मौजूद है तो वो वर्क करेगा। कभी कभी खोटा सिक्का भी क्यों काम कर जाता है, क्यों काम आ जाता है? क्योंकि उस खोटे सिक्के के अंदर भी तासीर अल्लाह पैदा कर देता है। और कभी कभी बहुत बड़े बड़े असबाब भी आपका कुछ नफ़ा नहीं कर पाते, क्योंकि अल्लाह ने उनके अंदर तासीर नहीं पैदा की होती। तो जिस वक्त आपका ये माइंडसेट शिफ्ट हो गया ना, अल्लाह ताला आपका माइंडसेट बना रहा है रब के लफ्ज़ के साथ। आपका एक कनेक्शन बनना चाहिए, ये एक ऐसी तार की सूरत में कनेक्शन होना चाहिए कि ये रब है और ये अब्द है। और अगर ये तार का कनेक्शन नहीं है ना, तो ये इतना फासला होगा, और इतने फासले में बहुत सारे लोग और चीज़ें, असबाब, ये सब आपके और आपके रब के दरमियान दूरी पैदा कर रहे होंगे। ये फासला बहुत आसानी से घट जाता है जिस वक्त इंसान अब बनने का फैसला कर ले। फिर मलिक की बात आती है, आपने हेल्दी बाउंड्रीज के अंदर रहना है। और ये जो डोमेन्स मैंने अभी आपको बताई हैं इस सूरत नास के लेक्चर में, इस लेक्चर को देने का मकसद क्या था? जब आप अपनी लाइफ के डोमेन्स को बैलेंस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके पास वो वक्त नहीं बचेगा जब आप बाउंड्रीज क्रॉस करो। आप उन बाउंड्रीज के अंदर रहने लग जाओगे और आप एक सिक्योर्ड लाइफस्टाइल के अंदर आ जाओगे। अल्लाह आपका प्रोटेक्टर होगा, अल्लाह आपका प्रोवाइडर होगा। ये नंबर 1 चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि अल्लाह इज़ माई प्रोटेक्टर एंड अल्लाह इज़ माई प्रोवाइडर, नो वन एल्स। और ना मेरा कोई नफ़ा कर सकता है, ना मेरा कोई नुकसान कर सकता है। फिर खौफ भी दिल से निकल जाता है, और लालच भी दिल से निकल जाती है, और किसी खुशामद भी दिल से निकल जाती है। आपकी रूहानी बीमारियां इस एक माइंडसेट से क्लियर हो सकती हैं। देन जब हम इलाह की बात करते हैं, इलाह की जब हम बात करते हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी के मकसद को ढूंढना है। इसको ढूंढने का मैंने आपको तरीका क्या बताया कि वो जो चीज़ आपको एनर्जी दे देना, आपको उठने पर मजबूर कर दे, वो आपकी ज़िंदगी का मकसद है। जिसको करते हुए आपको मज़ा आए, जिसको करते हुए आपको खुशी मिले, जिसको करते हुए आप ये नहीं देख रहे कि दिन है या रात है, मैंने इतना कर लिया, मैंने मजीद नहीं करना, वो आपकी ज़िंदगी का मकसद है। आप उसको एहसन से एहसन तरीके से करते जाओ। आप अपने आप को ग्रो करो, एजुकेट करो अपनी फील्ड में, जो सी भी आपकी फील्ड है, अच्छे से खुद को एजुकेट करो और आगे बढ़ो। आप इलाह की उस इबादत के अंदर आ जाओगे, इबादत के जोन में आ जाओगे, अल्लाह आपका प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर होगा। अब उससे नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने नास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अन्नास। अब इस अन्नास का मतलब हम समझते हैं पीपल, ठीक है, द पीपल। द पीपल क्यों? क्योंकि स्टार्ट में अलिफ लाम आ रहा है, द पीपल। अब ये अल्लाह ताला ने पीपल यानी ये लोग क्यों इस्तेमाल किया, इंसान के लिए ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, और फिर इसका इस्तेमाल 3 दफ़ा किया है। हमने ये तो सीख लिया कि रब का, मलिक का, इलाह का इस्तेमाल क्यों है, लेकिन हम ये सीखना चाहते हैं आप कि अल्लाह ताला ने अन्नास का इस्तेमाल क्यों किया, और फिर अन्नास का इस्तेमाल 3 दफ़ा क्यों किया। ये भी हो सकता था कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिहिम एंड इलाहिहिम, कि ये जो हिम का प्रोनाउन था ना, इसके साथ अन्नास को ही डायरेक्ट कर दिया जाता, बट प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने अन्नास इस्तेमाल किया, क्यों किया, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।